1 जुलाई 1947 शिमला कमीशन की मीटिंग शुरू हो चुकी थी। कमरे में गर्मी और टेंशन दोनों अपने चरम पर थे। यहाँ टेबल पर एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बैठे थे और दूसरी तरफ बैठे थे मुस्लिम लीग के नेता। सब अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। किस देश को कौन सा हिस्सा मिलना चाहिए, इस पर घंटों बहस चली और हर कोई अपने दावे, अपने रिपोर्ट्स पेश कर रहा था, जिन्हें पढ़कर ये साफ लग रहा था कि दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है और किसी भी तरीके से ये ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ करना चाहते हैं। इन सबके बीच बैठे थे सिरिल रेडक्लिफ, 48 साल के एक ब्रिटिश बैरिस्टर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत देखा तक नहीं था। उनके सामने पुराने मैप्स बिखरे पड़े थे। उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। महज 5 हफ्ते में उन्हें 8 करोड़ लोगों की किस्मत तय करनी थी और फैक्ट्स की तो बात ही छोड़िए। उनके सामने जो लोग बैठे थे वो एक दूसरे को सुनने तक के लिए तैयार नहीं थे। रेडक्लिफ सोच रहे थे कि वो करे तो करे क्या, कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा तो मुस्लिम लीग के एक नेता खड़े थे जिन्होंने धीरे से उन्हें अकेले में आने का इशारा किया। वो रेडक्लिफ को कोने में ले गए और धीमी आवाज में कहा, सर, आई रिक्वेस्ट यू, दार्जिलिंग शुड गो टू पाकिस्तान। रेडक्लिफ ने रुककर एक पल उनकी तरफ देखा और बोले, दार्जिलिंग? वो तो बंगाल के बिल्कुल दूसरे कोने में है और वहाँ तो ज्यादातर हिंदू रहते हैं। वो आपको क्यों चाहिए? सर, मेरा परिवार समर वेकेशन में दार्जिलिंग जाता है। अगर दार्जिलिंग भारत को मिल गया तो हमारे लिए वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन रेडक्लिफ दंग रह गए। उनके हाथ से पेन गिरता गिरता बचा। उन्होंने उस शख्स की तरफ घूर के देखा और मन ही मन सोचने लगे कि एक पूरे देश का बॉर्डर डिसाइड हो रहा है, लाखों जिंदगियां दांव पर लगी है, लेकिन इस आदमी को अपनी फैमिली वेकेशन की पड़ी है। उस एक पल में रेडक्लिफ को एहसास हो गया कि वो किस तरह की सिचुएशन में फंसे हैं। लेकिन इस बेकार सी डिमांड से बड़ा एक और सवाल उनके सामने था कि लाहौर किस देश को मिलेगा। पंजाब के कल्चरल कैपिटल और महाराजा रणजीत सिंह की नगरी लाहौर की आबादी 1941 की जनसंख्या के मुताबिक 6,71,659 की थी। इनमें 64% मुसलमान थे, लेकिन शहर की 80% फैक्ट्रियां और 66% दुकानें हिंदुओं और सिखों के पास थी। इतना ही नहीं, मॉडल टाउन जो लाहौर का सबसे पॉश इलाका था, उसे हिंदुओं और सिखों ने बसाया था। शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, मार्केट, ये सब के सब हिंदुओं और सिखों के हाथ में थे। वहां शीतला माता मंदिर, गुरुद्वारा डेरा साहिब और गुरु अर्जुन देव की समाधि थी। उस लाहौर को पाकिस्तान में देना उतना जायज भी नहीं था। फिर रेडक्लिफ ने अचानक इतना बड़ा शहर पाकिस्तान को क्यों दे दिया? आज कैसा है लाहौर का हाल? कितना इंपॉर्टेंट था भारत के लिए लाहौर? और क्या होता अगर आज ये शहर भारत में होता? दोस्तों, 1965 की वो जंग, जब भारत के टैंक लाहौर तक पहुंच गए थे, उस जंग की कहानी क्या थी जब भारतीय सेनाएं रेडक्लिफ की गलती को सुधार सकती थी? इसकी भी कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ ब्रिटेन में, जहां सालों पहले भारत की आजादी की कहानी लिखी जा रही थी। ये बात है 10 फरवरी 1947 की। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन्नाटा पसरा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन ब्रिटेन अब भी बेहाल था, क्योंकि जर्मनी को हराने के लिए ब्रिटेन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसी वजह से उसका खजाना पूरी तरह खाली हो गया। ऊपर से उसने अमेरिका से 50 साल के लिए $4 बिलियन का कर्ज ले रखा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर भी उसका सरदर्द बन गया था, क्योंकि भारत में आजादी के लिए आंदोलन हो रहे थे, जिन्हें संभाल पाना अंग्रेजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली पार्लियामेंट में आए। वो धीरे से माइक के पास गए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा
कि लोग हैरान रह गए। उन्होंने अनाउंस किया कि अगले साल जून तक भारत को आजादी दे दी जाएगी और इसके लिए उन्होंने विस्काउंट माउंटबेटन को भारत का नया वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया, जिनकी जिम्मेदारी थी अंग्रेजों की विदाई का ख्याल रखना और भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोसेस तक सही तरीके से पहुंचाना। रिपोर्ट्स बताती है कि माउंटबेटन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक एक्सपीरियंस्ड नेवल कमांडर के तौर पर सर्व कर चुके थे। किसी भी देश के मुश्किल हालातों से निपटने का उन्हें काफी अच्छा और लंबा एक्सपीरियंस था, लेकिन जब वो इंडिया पहुंचे तो यहाँ के हालात देख उनका सर चकरा गया और वो ये समझ गए कि भारत की राजनीति को समझना सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझने से भी ज्यादा मुश्किल है। इंडिया आकर वो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से मिले, क्योंकि माउंटबेटन की वाइफ एडविना और नेहरू कॉलेज फ्रेंड्स थे। इसी वजह से नेहरू और माउंटबेटन भी दोस्त बन गए। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना माउंटबेटन से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। हालांकि आजादी के लिए दोनों ही अपने अपनी पार्टियों की डिमांड पर अड़े हुए थे। माउंटबेटन को मध्यस्थता के लिए भारत भेजा गया था और हिस्टोरिकल आर्काइव्स कहते हैं कि उन्हें इस काम के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था। फरवरी 1947 में माउंटबेटन भारत आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि माहौल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। हिंदू मुस्लिमों में दंगे होने लगे थे। यही वजह थी कि हालातों को बेकाबू होते देख लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दी निकलने का प्लान बनाया। तभी तो ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोसेस को तेज करने के बाद बंटवारे के लिए उन्होंने बनाया बाउंड्री कमीशन। क्योंकि मुस्लिम लीग और जिन्ना की जिद को देखते हुए जून 1947 में ही ये तय हो गया था कि बंटवारा तो होकर रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि दोनों देशों के बीच लाइनें खींचेगा कौन, क्योंकि हर इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग रहते थे। कहीं कहीं पर दोनों की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी। ऐसे में तय करना मुश्किल था कि पंजाब और बंगाल को बांटा कैसे जाए। तब लॉर्ड लिस्टोवेल, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने नाम आगे किया सर सिरिल रेडक्लिफ का। रेडक्लिफ वो बैरिस्टर जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम किया था। रिपोर्ट्स बताती है कि उस वक्त रेडक्लिफ लंदन बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे और चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भारत को देखा तक नहीं था। वो पेरिस से आगे गए ही नहीं थे। उन्हें ना तो भारत के इतिहास की जानकारी थी, ना राजनीति की और ना ही संस्कृति की। उन्हें तो ये तक पता नहीं था कि पंजाब और बंगाल है कहां। फिर भी माउंटबेटन की रिक्वेस्ट पर उन्होंने इस काम के लिए हामी भर दी। 8 जुलाई 1947 को वो दिल्ली आ गए। रिपोर्ट्स बताती है कि रेडक्लिफ खुद कहते थे कि उन्होंने भारत को बस उतना ही देखा जितना कि प्लेन से दिल्ली आते वक्त उन्हें दिखा था। वो बैरिस्टर भले ही कमाल के थे, लेकिन उन्हें कार्टोग्राफी यानी कि देशों के बॉर्डर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन माउंटबेटन उनसे ही ये काम क्यों करवाना चाहते थे? इसके पीछे का रीजन काफी अजीब था। दरअसल माउंटबेटन को इस काम के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए था जो भारत को बिल्कुल ना जानता हो, क्योंकि ऐसे में वो किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करता और इसीलिए उन्होंने रेडक्लिफ को चुना, जिनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी न्यूट्रलिटी। यही कारण था कि जब जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर ने एक इंटरव्यू में रेडक्लिफ से पूछा कि बॉर्डर खींचने के लिए उन्होंने किस तरह की रूल्स, रेगुलेशन और स्ट्रेटजीज को अपनाया, तो रेडक्लिफ ने उन्हें साफ किया, मेरे पास कोई निश्चित नियम नहीं थे, मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसी चक्कर में उन्होंने एक पूरे शहर की किस्मत दांव पर लगा दी थी, और ये शहर था लाहौर। लाहौर पाकिस्तान में कैसे गया, चलिए अब इसकी कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों हुआ यूं कि दिल्ली में रेडक्लिफ को 2 बाउंड्री कमीशन की चेयरमैनशिप दी गई, एक पंजाब के लिए, दूसरी बंगाल के लिए। हर कमीशन में 4 मेंबर्स थे, जिनमें 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। लेकिन इन चारों में एक राय नहीं बन पा रही थी, इसीलिए असली फैसला रेडक्लिफ को लेना था। रेडक्लिफ को सीधा सा ऑर्डर मिला था कि धार्मिक बहुमत के आधार पर पंजाब और बंगाल को बांटना है। इनमें मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया पाकिस्तान में जाएंगे और बाकी भारत में मिलाने हैं। लेकिन ये कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल,
क्योंकि पंजाब और बंगाल सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं बढ़ सकते थे। यहाँ और भी कई फैक्टर्स थे, जैसे कि नदियों और नहरों का पानी किसको मिलेगा, सिखों के पवित्र स्थल किस देश में जाएंगे, रेलवे लाइनें कैसे बंटेगी और व्यापार और संपत्ति का क्या होगा। इन सब बातों पर विचार करने और इसी के साथ बंटवारा करने के लिए रेडक्लिफ के पास सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्ते थे। माने 36 दिनों में 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को बांटना था, जहां 8 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे। इस काम के लिए रेडक्लिफ के पास पूरा डेटा तक नहीं था। उनके पास पुराने मैप्स थे, आउटडेटेड सेंसस डेटा माने कि जनगणना की पुरानी जानकारी थी। इतने में ही उन्हें काम करना था, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी मीटिंग्स करना शुरू किया। इन मीटिंग्स में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिखों ने अपना अपना स्टैंड रखा, लेकिन ये तीनों ही एक दूसरे की बात काट रहे थे। इनकी लास्ट मीटिंग शिमला में हुई, जहां पर भी कई शहरों को लेकर इन पक्षों में आपसी सहमति नहीं बन पाई। इन्हीं में से एक लाहौर भी था। कहते हैं कि भारत की तरफ से जस्टिस मेहरचंद महाजन इस मीटिंग में थे और वो लाहौर और मोंटागोमरी को भारत में मिलाना चाहते थे। वहीं मुस्लिम लीग के नेता चाहते थे कि लुधियाना और फिरोजपुर पाकिस्तान को मिल जाए, लेकिन यही डिमांड भारत की भी थी। अब इन दोनों ही पक्षों में बहस चलती रही, जिससे थककर रेडक्लिफ ने कहा, Gentlemen, you have disagreed. Therefore, the duty falls on me to give the award, which I will do later on. माने रेडक्लिफ ये कह रहे थे कि अब फैसला उन्हें ही लेना है, और इस तरह से पूरे भारत का फ्यूचर उस इंसान के हाथों में आ गया जिसने 6 हफ्ते पहले तक भारत को देखा तक नहीं था। रेडक्लिफ खुद दुविधा में थे और उनके लिए सबसे मुश्किल था फैसला एक शहर का, और ये शहर था लाहौर, क्योंकि 1941 की जनसंख्या के मुताबिक लाहौर में करीब 64% मुसलमान थे। इस हिसाब से ये शहर पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ की 80% से ज्यादा प्रॉपर्टीज, बिजनेस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और बिल्डिंग्स हिंदुओं और सिखों के पास थी। वहीं सिखों के लिए तो लाहौर सब कुछ था। गुरु अर्जुन देव की समाधि यहाँ थी, सिख एम्पायर की राजधानी लाहौर था, महाराजा रणजीत सिंह का शासन यहाँ रहा। ऐसे में सिखों का दावा लाहौर पर काफी मजबूत था। यही कारण था कि हर किसी को उम्मीद थी कि लाहौर तो भारत को ही मिलेगा। वहीं रेडक्लिफ भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने ये किया तो पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर नहीं बचेगा, और इसीलिए उन्होंने लाहौर के साथ साथ कोलकाता के ऑप्शन पर भी गौर करना शुरू किया। माने बंगाल से कोलकाता या पंजाब से लाहौर, एक बड़ा शहर तो रेडक्लिफ को पाकिस्तान को देना ही था। ये भी हो सकता था कि कोलकाता ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता, लेकिन ये शहर भारत के लिए लाहौर से भी ज्यादा जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता वो शहर था जो पूरे ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ लगी थी, रॉ मटेरियल की यहाँ कोई कमी नहीं थी, और ये इतना डेवलप था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये रीढ़ का काम करता था। साथ ही कोलकाता में हिंदू ज्यादा थे जो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। इधर हिंदू मुस्लिमों में वहां जमकर दंगे भी हुए, क्योंकि हिंदू हर हाल में अपना शहर भारत में मिलाना चाहते थे। जिन्ना की लाख कोशिशों के बावजूद कोलकाता भारत में कैसे गया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। लेकिन कोलकाता के भारत में जाते ही रेडक्लिफ के मन में लाहौर को लेकर सवाल खड़ा हो गया। हालांकि पाकिस्तान को बड़े शहर के तौर पर कराची दिया जा रहा था, लेकिन कराची लाहौर की तरह डेवलप नहीं था। और दोस्तों, यही वो मोमेंट था जब रेडक्लिफ ने अपना डिसीजन ले लिया। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को कम से कम एक बड़ा कल्चरल और कमर्शियल सेंटर तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को लाहौर दे दिया, बिना ये सोचे कि लाहौर की जनता का क्या होगा। इतिहास बताता है कि उस रात रेडक्लिफ ने लाहौर पाकिस्तान के नाम कर दिया, जबकि लाहौर के लोग ये मानकर बैठे थे कि हो ना हो वो तो हिंदुस्तान के साथ ही जाएंगे। इधर मामला फिरोजपुर पर भी अटका हुआ था। इतिहास बताता है कि फिरोजपुर पंजाब के सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक था, जहां पर 3 तहसीलें थीं, फिरोजपुर, जीरा और फाजिल्का। इन तीनों तहसीलों में ही मुस्लिम सबसे ज्यादा थे। ऐसे में यहाँ के लोगों को लग रहा था कि हो ना हो फिरोजपुर तो पाकिस्तान को ही मिलेगा।
माने लाहौर के लोग हिंदुस्तान में जाने की सोच रहे थे और फिरोजपुर के लोग पाकिस्तान में मिलाए जाने की अफवाह से डरे हुए थे। लेकिन रेडक्लिफ लाहौर को पाकिस्तान में मिला चुके थे और फिरोजपुर को उन्होंने भारत को क्यों दिया, इसके पीछे का कारण था बीकानेर। इतिहास बताता है कि बीकानेर की इकलौती नहर इंदिरा गांधी कैनाल में पानी फिरोजपुर से ही आता था। अगर ये फिरोजपुर पाकिस्तान में चला जाता तो पाकिस्तान ये पानी बंद कर देता, जिसका नतीजा ये होता कि बीकानेर के लोग पानी को तरस जाते और बीकानेर को मजबूरी में पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ता। बीकानेर को बचाने के लिए जस्टिस मेहरचंद महाजन और बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और नेहरू से रिक्वेस्ट की कि फिरोजपुर भारत को दे दिया जाए, जिस वजह से रेडक्लिफ पर प्रेशर आया और उन्होंने तुरंत ये इलाका भारत को दे दिया। माने लाहौर और फिरोजपुर स्वाइप हो गए। यहाँ के लोग कुछ और सोचकर बैठे थे और होने वाला कुछ और था। जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने का ये इल्जाम रेडक्लिफ पर लगने वाला था और यही वजह थी कि रेडक्लिफ के लिए इन हालातों को बर्दाश्त करना करीब करीब नामुमकिन था। खुद को गिल्ट से बचाने के लिए उन्होंने 12 अगस्त को डॉक्यूमेंट सील कर दिए। 13 अगस्त को उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के पास भिजवा दिया। उन्होंने माउंटबेटन से रिक्वेस्ट की कि वो बाउंड्री कमीशन की ये रिपोर्ट भारत को आजादी मिलने के 2 दिन बाद खोलें, माने 17 अगस्त को, ताकि भारत की आजादी का ये खास पल किसी भी तरीके से खराब ना हो। फिर अगले दिन उन्होंने फटाफट पैकिंग की और बिना देरी के ठीक 15 अगस्त को वो इंग्लैंड रवाना हो गए। अब हर किसी के मन में ये सवाल था कि रेडक्लिफ को भारत छोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी। खैर, रेडक्लिफ भारत छोड़ गए और फिर आया 15 अगस्त का दिन, जब भारत को आजादी मिली। हजारों क्रांतिकारियों की शहादत के बाद जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ था और इस दिन का मजा किरकिरा ना हो, इसलिए रेडक्लिफ की फाइल्स को खोला नहीं गया। उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को पार्टीशन की ये रिपोर्ट बाहर आई और फिर वो अनाउंसमेंट हुआ जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। यहीं पर लाहौर को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा की गई, जिसे सुनकर लाहौर में रहने वाले हिंदू और सिख परिवार सख्ते में आ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि बरसों से जिस जमीन पर वो रह रहे हैं वो अब उनकी नहीं है। अचानक उन्हें बताया गया कि अब उनका शहर पाकिस्तान में जाने वाला है और उन्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। इधर फिरोजपुर भारत को मिल गया, जिसके बाद वहां की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन लाहौर के लिए ये फैसला किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि अब यहाँ शुरू होने वाले थे भयानक दंगे, जिनकी शुरुआत हुई रावलपिंडी से। कहते हैं कि रावलपिंडी में इतने भयानक मारकाट मची कि 2 हफ्तों के भीतर भीतर 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। गांव के गांव जला दिए गए, औरतों के साथ हुए और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। 2 सितंबर 1947 की अपनी एक रिपोर्ट में द सफायर न्यूज़पेपर ने लिखा कि इंडिया हैज नेवर सीन एनीथिंग वर्स देन दिस। एक पत्रकार ने बताया कि इस इलाके का हवाई दौरा करते वक्त उसने करीब 50 गांवों को जलते हुए देखा। जमीन पर ट्रेन की ट्रेन लाशों से भरकर एक से दूसरे देश में पहुंच रही थी और दोनों तरफ के नेता सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर थे। फाइनल डेटा बताता है कि इस बंटवारे में करीब 1 करोड़ लोगों को अपना घर बार देश छोड़ना पड़ा। 20 लाख लोग मारे गए, 75,000 से ज्यादा महिलाओं को किडनैप कर लिया गया और ये सब ना देखना पड़े इसलिए रेडक्लिफ भारत छोड़कर चले गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी खींची गई लाइनों ने इतने लोगों का खून बहाया है तो रेडक्लिफ भी अंदर से टूट गए। उन्होंने अपनी पूरी फीस 3,000 पाउंड माने कि 40,000 रुपए वापस लौटा दी। सारे के सारे पेपर्स, मैप्स, ड्राफ्ट सब कुछ जलाकर राख कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में लोग उनके फैसले को एनालाइज करें, लेकिन हकीकत जानने के लिए भारत के एक जर्नलिस्ट उन तक जा पहुंचे जिनका नाम था कुलदीप नैयर। आजादी के कई साल बाद यानी कि 1971 में नैयर रेडक्लिफ के फ्लैट पर पहुंचे। उस वक्त रेडक्लिफ लंदन में थे। नैयर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा, आपको क्या लगता है आपने जिस तरह से 2 देशों का बंटवारा किया था वो बिल्कुल सही था? इस पर रेडक्लिफ ने उन्हें कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम था, मैं चाहे कुछ भी करता, भारत और पाकिस्तान में दंगे होने ही थे, इसीलिए उस वक्त जो सबसे सही था मैंने वो किया। मैंने पहले ही ब्रिटिश सरकार को कहा था कि मुझे ये काम ना दिया जाए, लेकिन बावजूद
मुझे ये काम दिया गया। तब भी मैंने कहा था कि 5 हफ्तों का वक्त बहुत ज्यादा काम है। अगर मुझे कम से कम 2 से 3 साल का वक्त दिया जाता तो शायद मेरे डिसीजंस काफी बेहतर होते। हालांकि ऐसा नहीं था कि भारत लाहौर को वापस नहीं ले सकता था। इतिहास में एक दिन वो भी आया जब भारत के टैंक लाहौर में जा घुसे थे। ये कहानी 1965 की जंग की है, जब रेडक्लिफ की गलती को सुधारने का पूरा मौका भारतीय सेनाओं के पास था। जी हाँ, 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया था। कहते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए पाकिस्तान ने घुसपैठ शुरू की और फिर अखनूर पर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया। उसका पूरा फोकस कश्मीर पर था और पाकिस्तान को लग रहा था कि वो भारत से इस बार कश्मीर छीन ही लेगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। भूल भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को हल्के में लेने की। कहते हैं कि जब ये हुआ तब रात 12 बजे तक शास्त्री जी पीएमओ में ही थे। वो दफ्तर के कमरे में तेजी से चलते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके सेक्रेटरी रहे सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि शास्त्री जी इस तरह से तेज चलते हुए तभी बुदबुदाते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। उन्होंने उस वक्त बुदबुदाते हुए कहा, अब तो कुछ करना ही होगा। 2 और 3 सितंबर को उन्होंने लगातार मीटिंग की और पूरी प्लानिंग बनाई। ये तय हुआ कि अखनूर बचाने के लिए भारत नया मोर्चा खोलेगा और ये नया मोर्चा खोला गया लाहौर की तरफ से। लाहौर से कुछ किलोमीटर दूर ही है डोगराई, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यहाँ पर जीटी ट्रंक रोड है जो दिल्ली अमृतसर से होते हुए लाहौर तक जाती है। डोगराई में जीटी ट्रंक रोड के बीच इच्छोगिल नहर है। लाहौर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करने के लिए इसे 1950 में पाकिस्तानी आर्मी ने बनवाया था और इसी डोगराई पर दोनों देशों की आर्मी का आमना सामना होना था। कहते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ हर कदम पर 8 मशीन गन फिट कर रखी थी, जिससे इंडियन आर्मी पर धुआंधार गोलियां बरस रही थीं। लेकिन फिर भी भारत की जाट कमांड के सैनिक बहुत हिम्मत से आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें ऑर्डर मिले थे कि जिंदा या मुर्दा डोगराई में ही मिलना। कहते हैं कि 22 सितंबर को जब हमारी जाट रेजिमेंट ने डोगराई को जीत लिया, तब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। डोगराई समेत लाहौर का पूरा इलाका बचाने के लिए वो भागा यूएन के पास। कहते हैं कि उस वक्त इंडियन आर्मी के टैंक्स लाहौर बॉर्डर पर रुक गए, लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्हें कोई रोकने नहीं आया। पहले तो लगा कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी है ये, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान को इस बात की भनक ही नहीं थी। खुद अयूब खान को बीबीसी की न्यूज से इसका पता चला। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत दिखा दी है। पाकिस्तान की अपनी सारी फौज कश्मीर में तैनात थी, इसीलिए करीब 18 घंटे बाद उनकी सेना लाहौर बॉर्डर पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाहौर को हाथ से निकलते देख पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। ऐसे में जंग रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन को बीच में आना पड़ा। तब जाकर भारत ने लाहौर को छोड़ा, वरना रेडक्लिफ की गलती को भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कब का सुधार चुके होते। खैर, 1977 में रेडक्लिफ दुनिया को अलविदा कह गए। लाहौर आज भी पाकिस्तान में है, लेकिन क्या होता अगर ये शहर भारत में होता तो? क्या होता अगर रेडक्लिफ ने जनसंख्या के बजाय इकोनॉमिक फैक्टर्स को प्रायोरिटी दी होती? चलिए इस बात को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, पार्टीशन से पहले लाहौर ब्रिटिश पंजाब का एक मेन इंडस्ट्रियल एरिया था, जहां नॉन मुस्लिम बिजनेसमैन की टॉप फैक्ट्रीज और 4000 से ज्यादा दुकानें थीं। 1943 टू 44 का डेटा बताता है कि इन दुकानों से लगभग 80% रेवेन्यू जनरेट होता था। माने लाहौर में रहने वाले हिंदू और सिख उस वक्त पर 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार कर रहे थे। इतना ही नहीं, 1912 से 17 के बीच में लोहे का काम लाहौर में 25% तक बढ़ा था, और जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तब लाहौर में टेक्सटाइल मिल्स भी लग गई, जिसके बाद वहां की सेल्स ट्रिपल हो गई थी। तो सोचिए कि अगर आजादी से पहले भारत में रहकर लाहौर इतना फल फूल रहा था, तो आज अगर ये शहर भारत में होता तो देश की जीडीपी में उसका कितना बड़ा योगदान होता। जैसे कि कोलकाता का है। कोलकाता भारत की जीडीपी में करीब $150 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। अगर आज लाहौर भारत में होता तो वहां के दयाल सिंह कॉलेज से निकले स्टूडेंट्स आज भारत के आईआईटी और आईआईएम का हिस्सा होते।
मॉडल टाउन की वो एलीट हिंदू सिख फैमिलीज अपने ही घरों को छोड़कर भारत में रिफ्यूजी बनकर रहने के लिए मजबूर नहीं होती। शाह आलमी मार्केट आज भी भारतीय व्यापार का हब होता, जो शायद आज दिल्ली के नेहरू प्लेस के आईटी हब जैसा, या सूरत गांधीनगर के टेक्सटाइल मार्केट जैसा, या फिर चांदनी चौक से भी बड़ा मर्चेंडाइज हब बन चुका होता। गुरु अर्जुन देव की समाधि और गुरुद्वारा डेरा साहिब में दर्शन के लिए सिखों को वीजा लेकर नहीं जाना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, वो 3 लाख हिंदू और सिख परिवार जो पीढ़ियों से वहां बसे थे, वो बेघर नहीं होते। लाखों लोग अपनी जान नहीं कमाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो हुआ, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। 17 अगस्त के बाद शाह आलमी मार्केट को पूरी तरह आग में झोंक दिया गया, यानी कि लाहौर में 80% का कंट्रीब्यूशन करने वाला मार्केट धुआं हो चुका था। सारा मॉडल टाउन माइग्रेट करके भारत चला गया, यानी कि स्किल्ड लेबर का लाहौर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिससे साफ है कि उनके इकोनॉमिकल ग्रोथ में बहुत ही मेजर डाउनफॉल आया था। जो घर जलाए गए वो भी लाहौर के ही थे, यानी कि वहां की ऐतिहासिक बिल्डिंग्स टूटी, घर टूटे, मार्केट बर्बाद हुआ और कारीगर भी चले गए। और करोड़ों का बिजनेस करने वाला लाहौर कुछ ही दिनों में हजारों का बिजनेस भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि आज के डेट पर देखा जाए तो लाहौर पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, जो इकोनॉमिकल हब भी है। इसकी पॉपुलेशन 14 मिलियन तक पहुंच चुकी है और इसकी इकोनॉमी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी में 11.5 से लेकर 19% तक का कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन भारत के शहरों की टक्कर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक बड़े शहर की जीडीपी भी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा होती है। तो फर्क साफ है, भारत का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन ज्यादा नुकसान लाहौर का हुआ। उन लाखों लोगों का हुआ जिन्हें अपने घर और परिवार छोड़ने पड़े, जिन्हें जान गंवानी पड़ी। रेड क्लिफ की वो लाइनें जो 36 दिनों में खींची गई थी, उसने ऐसा घाव दिया जो 78 साल बाद आज भी नहीं भरा है। लाहौर का ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री में कुछ गलतियां कभी सुधारी नहीं जा सकती, उनसे सिर्फ और सिर्फ सीख ली जा सकती है। खैर दोस्तों, ये कहानी थी लाहौर की। इसके अलावा बहावलपुर, अमरकोट, खैरपुर, बलूचिस्तान, कश्मीर की रियासतें और सिंध पाकिस्तान में कैसे गए, इसकी कहानी भी हम आपको सुना चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इन्हें जरूर देखिएगा और आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।